अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इंजीनियर फरहान तनवीर और आप देख रहे हैं मैक्सिमा एजुकेशन मास्टर का यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर हमारा फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के लेक्चर की सीरीज़ का पहला लेक्चर है और आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के अंदर टोटल आपके पास 14 चैप्टर्स हैं और सारे ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हम जो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट ले रहे हैं इसका ताल्लुक़ है मेजरमेंट्स के साथ। ठीक है, तो जो टॉपिक्स हमें आज कवर करने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो आज का चैप्टर है हम स्टार्ट ले रहे हैं मेजरमेंट्स के चैप्टर के साथ, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है। और जो टॉपिक्स हमें आज कवर करने हैं तो उसके अंदर फिज़िक्स की डेफिनेशन है, कुछ ब्रांचेज हैं फिज़िक्स की, उसके बाद फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं, और उसके बाद कन्वेंशन और यूनिट्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, कि फ़िज़िक्स को हम किस तरह से डिफ़ाइन करें या फिज़िक्स को किस तरह से साइंस के अंदर देखा जाता है। तो देखो, फिज़िक्स का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो नेचर की स्टडी के साथ है। किसके साथ है? नेचर के साथ। अब सवाल ये पैदा हुआ, नेचर के बारे में क्या करें। देखिए, नेचर को कुछ लॉज और प्रिंसिपल्स गवर्न करते हैं। गवर्निंग लॉज स्लैश प्रिंसिपल्स। इस जुमले का मतलब क्या हुआ? मतलब इस जुमले का ये है कि हमारे इस कायनात को अल्लाह ताला ने कायम करने के बाद कुछ लॉज के अंदर क्या कर दिया है, बांध दिया है। मिसाल के तौर से ग्रेविटेशन एक लॉ है, आपका वाटर साइकिल का अपना एक लॉ है जिसके ज़रिए से बारिश होती है, क्लाउड्स बनते हैं। इसी तरीके से आपके पास जो रेडियो सिग्नल्स आपके ट्रैवल करते हैं उसका अपना एक लॉ है। इसी तरह से रोशनी के पैदा होने के आपके पास लॉज और प्रिंसिपल्स हैं। तो अल्लाह ताला ने इस कायनात को कायम करने के बाद इस कायनात को कुछ लॉज और प्रिंसिपल्स में क्या कर दिया है, बांध दिया है। और वो लॉज और प्रिंसिपल्स इस नेचर को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। गवर्न करने का मतलब उस पर हुकूमत करते हैं। मिसाल के तौर से दो मासेस एक दूसरे के करीब रखे जाएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अभी ग्रेविटेशन का लॉ है, अब आप बोलेंगे कि रिपेल क्यों नहीं कर रहे, तो बस अल्लाह ताला ने एक लॉ बना दिया नेचर के अंदर कि भाई दो मासेस जब भी एक दूसरे के पास रखे जाएंगे तो वो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का आपका एक लॉ है कि पॉजिटिव चार्ज है और उसके साथ एक नेगेटिव चार्ज मौजूद है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, सिमिलर चार्जेस होंगे तो रिपेल भी करेंगे। तो ये अल्लाह ताला के बनाए हुए कुछ कवानीन हैं। तो नेचर जो हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर हमारी यूनिवर्स का जो नेचर है, उस नेचर के ऊपर हुक्मरानी करने वाले, उस नेचर के ऊपर गवर्न करने वाले कुछ लॉज और प्रिंसिपल्स हैं। तो फिजिक्स उन लॉज और प्रिंसिपल्स के साथ डील करती है। लेकिन फिजिक्स के अंदर एक मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। फिजिक्स की कोशिश ये होती है कि जब भी लॉज और प्रिंसिपल्स के बारे में बात करी जाए तो उसको मैथमेटिकली मॉडल किया जाए। अब एक वर्ड मैंने यूज़ कर दिया थोड़ा सा मुश्किल, मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी फिनोमिना हो रहा है, आपके पास कोई भी प्रोसेस हो रहा है, तो आप उस प्रोसेस से रिलेटेड कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दें। मिसाल के तौर से मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट आगे एक्सेलरेट कर जाती है, मूव कर जाता है वो ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए न्यूटन ने हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है F=ma, जो आप लोगों ने 9th फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा। तो आपने जो फोर्स का कानून था उसको मैथमेटिकली मॉडल कर दिया। आपने तो नहीं किया, न्यूटन ने किया, था वो भी फिजिसिस्ट। तो फिजिक्स के अंदर आप नेचर के ऊपर हुक्मरानी करने वाले लॉज और प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं और उनकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं। यानी आप ये चाहते हैं कि वो लॉज और प्रिंसिपल्स को मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिख दिया जाए। तो एक एग्जाम्पल मैंने F=ma दी। इसी तरह से आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था छोटी क्लासेस के अंदर। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग भी है आपके पास इसके अंदर। क्या है? मैथमेटिकल मॉडलिंग। मिसाल के तौर से F=ma है और F= ये ग्रेविटेशन का कानून आपने पढ़ा था G(m1m2)/r²। इत्तेफाक से ये भी हमें न्यूटन साहब ने दिया है। तो बहुत सारे इस तरह के कवानीन हैं। तो ये कहलाती है मैथमेटिकल मॉडलिंग, कि आप मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख दें। तो बेसिकली ये फिजिक्स है। फिजिक्स के अंदर 2-3 चीज़ें और हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। एक तो ये कि एक तो बता दिया ये सारी चीज़ें हो गई, इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिए, फिजिक्स का ताल्लुक और ज़्यादा जो जुड़ता है नेचर के अंदर किन चीज़ों के साथ? मास के साथ, एनर्जी के साथ। ठीक है,
स्पेस टाइम के साथ और ग्रेविटी के साथ एटसेट्रा। ये वो चीज़ें हैं जो फिजिक्स के, कह लो कि फिजिक्स के एक दायरे कार में आती हैं, फिजिक्स के एक समझो फ्रेमवर्क में आती हैं। मास आप जानते ही हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर को कहा जाता है। एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क को कहते हैं एनर्जी, ठीक है ना। स्पेस टाइम क्या चीज़ है? स्पेस टाइम बेसिकली 4 डायमेंशंस को मिला के कहा जाता है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड और टाइम। ये 3 डायमेंशंस मिलकर स्पेस कहलाती हैं और ऑब्वियसली टी फॉर टाइम है। अब इसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। मिसाल के तौर से आपके कॉलेज में क्लास होती है सुबह के 8 बजे, तो आपको इसकी स्पेस टाइम की इंफॉर्मेशन पता है। कैसे पता है आपको इसकी स्पेस टाइम की इंफॉर्मेशन? आपको पता है आपका कॉलेज कहाँ पर है, समझ रहे हैं आप बात को, और आपको ये भी पता है कि किस टाइम पर क्लास होगी। तो स्पेस और टाइम दोनों चीज़ें आपको क्या है, अपने कॉलेज के बारे में मालूम है, तभी आप अपने कॉलेज पर टाइम पे पहुंचते हैं और जिस जगह पर पहुंचना होता है क्लास लेने वो आप अटेंड कर लेते हैं। तो स्पेस और टाइम, हमारी जो नॉर्मल जिंदगी है वो 3 डायमेंशनल में नहीं चलती बल्कि 4 डायमेंशन में चलती है। 3 डायमेंशन में तो स्पेस आ जाता है और फिर एक एक्स्ट्रा डायमेंशन हमको चाहिए होती है टाइम के लिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बाकी ग्रेविटी तो हम सब जानते ही हैं, ठीक है ना। वही बात हो गई कि मासेस एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो अर्थ हमें अपनी तरफ खींचती है, ग्रेविटेशनल पुल है ये बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें आप फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं। तो उम्मीद है आपको फिजिक्स की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, आप अपनी वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में जिनका आपके कोर्स के अंदर डिस्कशन है मौजूद। तो ये हमने पढ़ लिया फिजिक्स के बारे में, ठीक है। नेचर, नेचर के गवर्निंग लॉज हो गए एटसेट्रा, ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं किसके ऊपर? ये वाला हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया है कंप्लीट। नाउ वी आर मूविंग टू दी सम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। आपकी बुक ने सारी ब्रांचेस फिजिक्स की डिस्कस नहीं करी हैं, बल्कि ज्यादा उसने उन ब्रांचेस का तस्करा यहाँ पर किया है जिनका ताल्लुक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर फिजिक्स में ज्यादा होगा, ठीक है। तो कुछ ब्रांचेस जो डिस्कस करी हैं आपकी बुक ने, उसके अंदर हमारे पास जो पहली ब्रांच है ये है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स का जब भी जिक्र होगा तो उसके साथ क्वांटम मैकेनिक्स का भी जिक्र होगा। अभी मैं सारी चीज आपको बताऊंगा कि क्या है। क्वांटम मैकेनिक्स के बाद आपकी बुक ने जो डिस्कशन और किया है ब्रांचेस का, उनके अंदर ऑप्टिक्स है, इसी के साथ ही लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और रिलेटिविटी है। ये बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं जो कि आपकी बुक ने क्या करी है, डिस्कस करने के लिए कही है। तो हम इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं कि इन ब्रांचेस के अंदर क्या है। एक और भी ब्रांच आपकी बुक ने डिस्कस करी है और वो है थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है? देखो बड़ी सिंपल सी बात है और कोशिश करिएगा फर्स्ट टाइम में ही समझ में आ जाए क्योंकि आसान सी चीज है। ऑब्जेक्ट्स हमारे यहाँ मूव करते हैं और ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट फोर्स लगने की वजह से होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट खुद तो मूव करेगा नहीं। आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट पड़ा रहता है जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। ये आपने लॉ ऑफ इनर्शिया के अंदर भी पढ़ा था। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, आपके पास एक बुक है वो टेबल पर पड़ी हुई है, ये बुक टेबल पर पड़ी ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर फोर्स ना लगे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आप ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट या उनके मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट या उनका मोशन किस वजह से होता है? जब फोर्स अप्लाई होती है ऑब्जेक्ट पे तो होता है। तो फोर्स यानी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ो और उस फोर्स के बारे में पढ़ो जो कि मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि फोर्स सिर्फ हमेशा हाथ का धक्का नहीं होता, बल्कि ग्रेविटी भी एक फोर्स है। मिसाल के तौर से मार्कर मेरे पास है, अब अगर मैं इसको क्या करूं, छोड़ दूं तो ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है। उठा लेते हैं इसको जरा। तो ये मार्कर जो आपका नीचे गिर गया, ये किस वजह से गिर गया? ग्रेविटी की वजह से नीचे चला गया। तो ग्रेविटेशन, मोशन, फोर्स, इनके बारे में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो बेसिकली आप क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे होते हैं। तो इसके अंदर ही वही सारी चीजें आती हैं जो आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ी है। मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं। किसमें? क्लासिकल मैकेनिक्स में। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? क्वांटम मैकेनिक्स की। क्लासिकल मैकेनिक्स में भी मूवमेंट है, क्वांटम मैकेनिक्स में भी मूवमेंट है। तो सवाल ये पैदा हुआ दोनों में फर्क क्या है? बहुत ही आसान है ये डेफिनेशन। देखो मैं आपके सामने एक बॉडी हूं, आई एम नॉट अ पार्टिकल। फिजिक्स के अंदर बॉडी और पार्टिकल दोनों के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस, छोटा सा क्या मतलब डिफरेंस मौजूद है। फिजिक्स
पार्टिकल कहती है ऐसी चीजों को जो कि एटॉमिक या एटॉमिक लेवल से भी छोटी हो। जब हम एटम के लेवल पर आ जाते हैं या एटम से छोटे लेवल पर आ जाते हैं, एटम से छोटा लेवल क्या है, छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये एटम से छोटे लेवल की चीजें हैं। तो जब आप एटम से छोटे लेवल की चीजों पर आ जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स पर आ गए, प्रोटॉन्स पर आ गए, न्यूट्रॉन्स पर आ गए, तो बेसिकली ये एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल कहलाता है। जब इतनी छोटी चीजों के ऊपर आप आ जाते हो ना, तो बेटा उसको फिर बॉडी नहीं कहते फिजिक्स में। फिजिक्स में ऐसी चीजों को फिर पार्टिकल कहने लग जाते हैं। क्या कहने लग जाते हैं? पार्टिकल कहने लग जाते हैं। तो अगर आप मुझ जैसे आदमी की, मुझ जैसी बॉडी की मूवमेंट के बारे में डिस्कस करोगे तो क्लासिकल मैकेनिक्स होगा, और अगर आप इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के बारे में डिस्कस करोगे ना, तो फिर वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा क्वांटम मैकेनिक्स। तो सवाल ये पैदा हुआ कि क्या मेरी मूवमेंट और एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में फर्क है? भाई जमीन और आसमान का फर्क है। मेरी मूवमेंट बिल्कुल अलग तरीके से होती है, और जो क्वांटम पार्टिकल्स हैं, यानी छोटे पार्टिकल्स, यानी एटम या एटम से के लेवल से भी छोटे पार्टिकल्स, इनकी मूवमेंट बिल्कुल अलग तरीकों से होती है। तो छोटे पार्टिकल्स की मूवमेंट के लिए लॉज और प्रिंसिपल्स भी तब्दील हो जाते हैं। पार्टिकल के बारे में आपने 9th में भी पढ़ा था, अगर आपको याद नहीं है तो एक अलग बात है। एक कॉन्सेप्ट था जिसको कहा जाता है वेव डैश पार्टिकल डुअलिटी। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता था? ये कॉन्सेप्ट कहता था कि हर पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो पार्टिकल है, पार्टिकल क्यों है? एटम या एटम से छोटे लेवल पर जो भी चीज होगी वो पार्टिकल कहलाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह तो बिहेव करता है, लेकिन वेव की तरह भी बिहेव करता है। और इसको डी ब्रोगली साहब एक थे, उन्होंने इसको सबसे पहले पेश किया था। ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहलाता है, जो कि वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में है। वेव पार्टिकल डुअलिटी, वेव पार्टिकल डुअलिटी का मतलब हुआ कि हम लोग तो क्या हैं? बॉडी हैं। मैंने बताया कि हम एटम से साइज में बहुत बड़ी चीजें हैं। तो एटम या एटम के लेवल के से छोटी चीजों के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो फिजिक्स उनको कहती है कि ये क्या चीजें हैं? बॉडीज नहीं है, ये पार्टिकल है। और हर पार्टिकल के अंदर एक फीचर पाया जाता है जो कहलाता है वेव पार्टिकल डुअलिटी का। अब ये वेव पार्टिकल डुअलिटी आप आगे चलकर केमिस्ट्री के अंदर, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, और सेकंड ईयर फिजिक्स के अंदर भी पढ़ेंगे वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में। तो अभी के लिए मैं इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बस सिंपल सी बात यह है कि मुझ जैसी बॉडी को आप वेव तस्वुर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इमेजिन अ बॉडी लाइक मी टू बिहेव लाइक अ वेव, बट आप एज्यूम या इमेजिन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करता है, बिकॉज इट इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल। ये क्वांटम लेवल का पार्टिकल है। क्वांटम लेवल का पार्टिकल का मतलब एटम या एटम के लेवल से छोटा। यहां तक बात क्लियर हो गई आपको? तो एक तो ये वेव पार्टिकल डुअलिटी मैंने बोला, और भी बहुत सारी चीजें, क्वांटम इंटेंगलमेंट है। अभी ऑब्वियसली मैं इन चीजों को क्वांटम इंटेंगलमेंट, अभी ऑब्वियसली हम इन चीजों को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, पर मेरा इन वर्ड्स को बताने का मतलब यह है कि याद रखो कि अगर इतनी बड़ी बॉडी की मूवमेंट में और एक बहुत छोटे पार्टिकल, एटॉमिक या एटॉमिक लेवल से छोटे पार्टिकल की मूवमेंट में बहुत फर्क है। तो आपके पास दो अलग ब्रांचेस फिजिक्स की और दो अलग रूल्स होने चाहिए, सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए जो आपको इस काबिल बना सकें कि आप मुझ जैसी बॉडी की मूवमेंट के बारे में भी डिस्कस कर सको और इतने चुनने चुनने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या एटम से छोटे लेवल या एटम के लेवल के पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस कर सको। तो मेरी मूवमेंट क्लासिकल मैकेनिक्स है, गाड़ी की मूवमेंट क्लासिकल मैकेनिक्स है, समझ रहे हो? रॉकेट की मूवमेंट क्लासिकल मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, पायोन की मूवमेंट, समझ गए? ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। न्यूट्राइनो की मूवमेंट, इसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों क्लियर हो गई? मोटे तगड़े पार्टिकल क्वांटम मैकेनिक्स में चले गए और छोटू छोटू पार्टिकल सारे, सॉरी, मोटे तगड़े पार्टिकल सारे क्लासिकल मैकेनिक्स में चले गए और जो छोटे छोटे पार्टिकल थे वो सारे क्वांटम मैकेनिक्स में आ गए। बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। तीसरी जो ब्रांच यहाँ पे लिखी हुई ऑप्टिक्स है। अब ऑप्टिक्स में बेटा क्या है? ऑप्टिक्स आप लोग वैसे मैट्रिक के अंदर भी आप लोगों ने डिटेल के अंदर पढ़ा था। ऑप्टिक्स बेसिकली लाइट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइट को कहा जाता है। तो भाई लाइट की जब स्टडी करने लगता है इंसान, ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ लाइट। अब लाइट की स्टडी में क्या करना है? कुछ चीजें तो आप लोगों को पता है, कुछ चीजें आप लोग इधर फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन लाइट की कैसे हो रही है भाई? रिफ्लेक्शन से भी पहले लाइट मूवमेंट कैसे कर रही है? इसको क्या कहा जाएगा? प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। प्रोपेगेशन का मतलब लाइट मूव कैसे करती है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे आती है।
इसके अलावा लाइट की रिफ्रैक्शन के बारे में, बहुत चीजें हैं जो लाइट से रिलेटेड आप लोग पढ़ेंगे। इसकी डिफ्रैक्शन के बारे में सब आएगा ये अभी। इसके आपस में इंटरफेरेंस के बारे में। तो ये सारी चीजें जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप लाइट की स्टडी कर रहे होते हैं, यानी आप फिजिक्स की ऑप्टिक्स वाली ब्रांच पढ़ रहे होते हैं। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। तो ये भी हो गई हमारी, ये भी हो गई हमारी, ये भी हो गई। अब आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो अपने नाम से ही बता रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के वो क्या चीज है। आप खुद ही इसके नाम के ऊपर गौर करें तो बात आपको क्लियर हो जाएगी। क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखो यार, दो वर्ड्स का मजमूआ है। इसके अंदर बेसिकली दो फील्ड्स का तस्करा किया जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड का ही कॉन्सेप्ट नहीं है तो मैं उसके लिए थोड़ा सा बताता चलूं कि देखो, मैग्नेटिक फील्ड को तुम ऐसे समझो कि एक मैग्नेट रखा हुआ है, तो मैग्नेट अपने इर्द गिर्द के इलाके में अपना असर कायम कर लेता है, बिल्कुल कर लेता है। तो वो जो मैग्नेट अपने इर्द गिर्द के इलाके में अपना असर कायम करके बैठ जाता है, उस इफेक्ट को क्या कहा जाता है? उस जगह को क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। या एक चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, तो वो भी तो अपने इर्द गिर्द के इलाके में अपना एक असर कायम कर लेगा ना, तो उस इलाके को फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इतनी आसान है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर चार्ज का असर पाया जाए, मैग्नेटिक फील्ड वो इलाका है जहां पर मैग्नेट का असर पाया जाए। और जब ये दोनों चीजें कंबाइन हो जाएं तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, जो खास किस्म की वेव्स होती हैं। ये क्या खास किस्म की वेव्स होती हैं? जब हम कम्युनिकेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इस चैप्टर के अंदर आपको बस इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में और उनके बिहेवियर के बारे में जब पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे होगे। देन हमारे पास, इस पे भी मैं थोड़ी देर में बात करता हूं रिलेटिविटी की। पहले मैं बात कर लेता हूं थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, देखो ये जो थर्मोडायनेमिक्स है ये दो वर्ड्स का मजमूआ है। थर्मोडायनेमिक्स में दो वर्ड आ रहे हैं, एक है थर्म और दूसरा जो सही वर्ड है यह है डायनेमिस, MIS। थर्म ऑब्वियसली हीट को कहते हैं और डायनेमिक्स बेटा कहते हैं पावर को। अब थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है कि हम हीट एनर्जी को किस तरीके से मैकेनिकल वर्क या पावर में कन्वर्ट कर लें। हीट एनर्जी को पावर में, या दूसरा वर्ड मैंने क्या बोला, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर लें। तो ये वाली जो ब्रांच है फिजिक्स की, दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। अब इस जुमले का क्या मतलब हुआ ये भी थोड़ा सा मैं समझा दूं। अगर आपके पास एक गाड़ी मौजूद है, उस गाड़ी के अंदर आप पेट्रोल डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाने के बाद क्या होता है कि वो गाड़ी का जो पेट्रोल है वो जलता है, और जलने के बाद क्या होता है? जलने के बाद वो एनर्जी पैदा करता है, हीट एनर्जी पैदा करता है। उस हीट एनर्जी से क्या होता है? आपकी गाड़ी की मूवमेंट शुरू हो जाती है। तो ये प्योर एग्जाम्पल है किसकी? थर्मोडायनेमिक्स की। कौन? गाड़ी का जो इंजन है तुम्हारा। बात समझ रहे हो? तो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करवाती है। ठीक है, और इंजन गाड़ी का इसके सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारी चीजें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आप ज्यादा डिटेल के अंदर सेकंड ईयर की फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो ये भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर। अब रह गई हमारे पास कौन सी ब्रांच? रिलेटिविटी की ब्रांच। रिलेटिविटी मैं अभी बता दे रहा हूं, लेकिन रिलेटिविटी और इसकी जो दो टाइप्स होती हैं ये आप सेकंड ईयर फिजिक्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे कोर्स में बस इसका मेयर इंट्रोडक्शन है, मामूली सा इंट्रोडक्शन देना है बच्चों को हमको। तो वही लेवल के ऊपर मैं आपको फिर बता दूंगा कि रिलेटिविटी क्या होती है। चलें पहले जरा थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि ऑब्जेक्ट जब मूव करते हैं तो उनकी मूवमेंट की हम स्टडी करते हैं। रिलेटिविटी में भी हम ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट से रिलेटेड स्टडी करते हैं, पर ये मूवमेंट बड़ी एक्सट्रीम कंडीशन की होती है। ये मामूली मूवमेंट नहीं है। मामूली मूवमेंट हमारी मूवमेंट है, मैं ट्रेवल कर रहा हूं, गाड़ी में बैठकर जा रहा हूं, रॉकेट में बैठ के जा रहा हूं, स्लो स्पीड्स, ये नॉर्मल मूवमेंट है मेरी। ठीक है ना? तो रिलेटिविटी के अंदर आपकी मूवमेंट का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत ज्यादा होने का मतलब, बताओ इस कायनात में सबसे ज्यादा तेज कौन सी चीज ट्रेवल करती है? इस कायनात में सबसे ज्यादा जो एंटिटी तेज ट्रेवल करती है वो लाइट है, जिसके बारे में कहा जाता है कि लाइट तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कवर करती है। या ये कह लें कि लाइट की जो स्पीड है वो 299,792
458 मीटर पर सेकेंड है। ये लाइट इस स्पीड पे ट्रेवल करती है, सही है। इसको आप तकरीबन क्या कह लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप इसको डिफाइन कर देते हैं, बोलते हैं तकरीबन ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बनता है। ये लाइट की स्पीड है और ये बहुत तेज स्पीड है। सेकेंड ईयर फिजिक्स में तुम लोग डिटेल में पढ़ोगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के बराबर भी ट्रेवल नहीं कर सकता और लाइट की स्पीड से तेज होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों नहीं हो सकता, वो सेकेंड ईयर में डिटेल के अंदर आएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कोई भी आपके पास क्वांटम पार्टिकल है, हम जैसे मोटे तगड़े बॉडीज नहीं। क्वांटम पार्टिकल क्या होता है अभी पीछे बता दिया मैंने, एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल की चीज को कहते हैं। तो कोई क्वांटम पार्टिकल अलबत्ता ये जरूर कर सकता है कि वो लाइट की स्पीड के बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट या 95% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट या 98% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट पर चला जाए। हम ऐसी स्पीड को लाइट की स्पीड के कंपैरेबल स्पीड कहेंगे। कंपैरेबल तो आप समझते ही होंगे, जिनका आपस में मुआवजा किया जा सके, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, उसका कहां से मुवाजना होगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार के साथ। लाइट जो है वो 1 सेकंड में अर्थ के 7.5 चक्कर लगा सकती है, बहुत फास्ट है, पर कायनात के हिसाब से बिल्कुल भी फास्ट नहीं है। कभी बाद में इस बारे में बात करेंगे। आपकी कायनात के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए लाइट को 93 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे। और ये भी मैं कायनात का वो कोना बता रहा हूं जो कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्स अभी तक हमने डिस्कवर करी ही नहीं है। बहरहाल अभी मैं उस टॉपिक में नहीं जा रहा, कभी बाद में इंशाअल्लाह ताला इस बारे में बात करेंगे। तो रिलेटिविटी की ब्रांच के अंदर हम बात करते हैं ऐसे क्वांटम पार्टिकल्स के बारे में। क्वांटम माने छोटू पार्टिकल, एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल के पार्टिकल्स जो कि लाइट की स्पीड के कंपैरेबल स्पीड से ट्रेवल करें। लाइट के बराबर नहीं हो सकते ना, लाइट से ज्यादा भी नहीं हो सकते, लेकिन लाइट को टक्कर दे सकते हैं। 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट तक आ गए, 95% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट तक आ गए, यानी लाइट के करीब करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन बराबर नहीं हो सकते, ज्यादा नहीं हो सकते। ये बात याद रखना। अब जब भी कोई पार्टिकल, याद रखना, लाइट की स्पीड के कंपैरेबल स्पीड से ट्रेवल करने लगे ना, कंपैरेबल का मतलब होता है, अभी बताया मैंने, कि जिसका मुआवजा हो सके, यानी 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड को ना c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक पार्टिकल है वो 90% c से ट्रेवल कर रहा है, तो ये इसकी स्पीड कहलाएगी रिलेटिविस्टिक स्पीड। क्या कहलाएगी? रिलेटिविस्टिक स्पीड। ऑब्वियसली हमारी जिंदगी का तो, हमारी जिंदगी में जितनी भी स्पीड है उनका रिलेटिविस्टिक स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी जिंदगी की स्पीड तो नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड है, हम तो इतना तेज ट्रेवल ही नहीं करते। लेकिन छोटू पार्टिकल जो है वो इतनी तेज स्पीड पर ट्रेवल कर सकते हैं। और फिर जब इनके इस स्पीड पर जब ये ट्रेवल करने लगे और हम उनकी मूवमेंट की प्रॉपर्टीज को पढ़ने लगे, देखने लगे, ऑब्जर्व करने लगे, तो समझ जाओ हम रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रिलेटिविटी। और एक बहुत अजीब सी बात बताऊं मैं आपको, जब ऑब्जेक्ट्स रिलेटिविस्टिक स्पीड से ट्रेवल करने लगते हैं ना, रिलेटिविस्टिक स्पीड क्या होती है अभी मैंने बताई, ऐसी स्पीड जो लाइट की स्पीड के कंपैरेबल हो। कंपैरेबल का मतलब उसके नजदीक नजदीक आ जाए, करीब करीब आ जाए। तो जब ऑब्जेक्ट इतनी तेज स्पीड से ट्रैवल करने लगते हैं, रिलेटिविस्टिक स्पीड से ट्रैवल करने लगते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अगर अभी मैं तुम लोगों को बताऊंगा तो तुम लोग यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं बता देता हूं। और वो ये कि लंबाइयां कम होने लग जाती हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं इसको। आपकी बुक में भी वर्ड आया हुआ है। क्या होने लग जाता है? लेंथ कम होने लग जाती है ऑब्जेक्ट की, मास उसका बढ़ने लग जाता है, मास इंक्रीमेंट, और वक्त स्लो गुजरने लगता है, टाइम डायलेशन। ये अजीब अजीब चीजें, जाहिर सी बात है आप लोग बोलेंगे कि है ये कैसे हो सकता है, पर बहरहाल ऐसा बहुत कुछ होता रहता है। तो जब इतनी तेज स्पीड से इंसान ट्रैवल करने लगे, दो तरीके हैं ये अजीब हरकतें करने के। या तो आप बहुत तेज स्पीड से ट्रैवल करने लगो, या फिर आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में पहुंच जाओ। एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में पहुंच जाने के लिए अगर आप देखना चाहते हैं ना, तो एक मूवी आई थी इंटरस्टेलर, तो आप वो मूवी देखिए। उसके अंदर जो है वो एक ऐसे प्लेनेट पर चले जाते हैं जो कि ब्लैक होल के बहुत करीब होता है। ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। बहरहाल मैं इतनी डिटेल के अंदर नहीं आ रहा, तो वो याद रखो, बस इतना बता रहा हूं मैं कि या तो आप बहुत तेज स्पीड पर ट्रेवल करने लगे, या फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में आप आ जाएं। तो दोनों सूरत हाल में आपके साथ ये बिजार कॉन्सेप्ट्स होना शुरू हो जाते हैं, या अजीब कॉन्सेप्ट्स आपके ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। एक बात बताता हूं,
अर्थ पर तुम 1 साल गुजारो और 1 साल सूरज पर गुजारो। ऑब्वियसली सूरज पर नहीं गुजार सकते 1 साल, लेकिन एज्यूम करते हैं कि हम गुजार रहे हैं। तो सूरज पर जब 1 साल आपका अर्थ पे 1 साल मुकम्मल होगा ना, तो सूरज पर 1 साल नहीं हुआ होगा, बल्कि 1 साल के अंदर 7 मिनट कम हुए होंगे, क्योंकि सूरज की ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के मुकाबले में क्या है बताओ, ज्यादा है। तो सिंपल सी बात क्या है कि रिलेटिविटी क्या चीज है, जब हम या तो बहुत तेज स्पीड पर यानी रिलेटिविस्टिक स्पीड पर ट्रेवल करने लग जाएं, या फिर क्या होने लग जाए, या फिर ये होने लग जाए कि हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ जाएं, तो उस हालत में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज होने लग जाती हैं। और एक बात और यहां पर मैं बता देता हूं, अभी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, कि रिलेटिविटी भी बेटा 2 टाइप की होती है। एक कहलाती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरी कहलाती है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 2 टाइप की रिलेटिविटीज हम देखते हैं, और इन दोनों के कॉन्सेप्ट को आइंस्टाइन साहब ने पेश किया था। इसको 1905 में पेश किया था, इसको 1915 में पेश किया था। कभी बाद में इंशाअल्लाह ताला इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अभी के लिए हमारा जो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स है और फिजिक्स है, ये कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया है क्लियर। अब हम मूव करेंगे किसके ऊपर, अपने 3rd ऑब्जेक्टिव पे फॉर दी टुडेज लेक्चर। अच्छा, आज का जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो है आपको, वो पुराना ही कॉन्सेप्ट है, एक नया नहीं है ये कॉन्सेप्ट। और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको किसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। और जाहिर सी बात है 9th क्लास के अंदर भी आपने इनके बारे में पढ़ा, मैं ज्यादा इस पर टाइम जाया नहीं करूंगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज की बेटा डेफिनेशन क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज को कहा जाता है जो कि अपने आप को स्पेसिफाई करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की मोहताज नहीं होती। फंडामेंटल क्वांटिटी को इसीलिए लोग बेस यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस यूनिट कहते हैं। तो बेस यूनिट का मतलब क्या हुआ कि ऐसी क्वांटिटीज जो कि फिजिक्स की बाकी क्वांटिटीज के लिए बुनियाद का किरदार अदा करें। यानी बाकी क्वांटिटीज तो इन पे डिपेंड करेंगी, लेकिन ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। ये कहलाती है बेस क्वांटिटी। आप समझ रहे हैं ना बात को? तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर हम जानते हैं कि हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज मौजूद हैं। कितनी बेस क्वांटिटीज हैं? 7 बेस क्वांटिटीज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर हमारे पास मौजूद है। और वो 7 बेस क्वांटिटीज क्या क्या है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और उनके यूनिट भी लिख देता हूँ, और आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है। पहली बेस क्वांटिटी आपके पास मास है, जिसका यूनिट किलोग्राम है और उसकी शॉर्ट फॉर्म केजी है। दूसरी आपके पास लेंथ है, जिसका यूनिट क्या होता है बताओ? मीटर होता है, और आप इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी बेस क्वांटिटी टाइम है, जो कि सेकंड s में नपती है। चौथी बेस क्वांटिटी तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आप किसके अंदर नापते हैं? एम्पियर के अंदर नापते हैं, कैपिटल A से रिप्रेजेंट होती है। उसके बाद फिर आपके पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, रोशनी की शिद्दत, इंटेंसिटी। तो ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इसका यूनिट कैंडेला है, CD इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसके बाद फिर तुम्हारे पास है थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, जिसको तुम लोग नापते हो किसके अंदर? केल्विन में, कैपिटल K। और फिर लास्ट तुम्हारे पास है इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रह गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसको आप लोग नापते हैं किसके अंदर? मोल में, MOLE, मोल, और शॉर्ट फॉर्म इसकी MOL है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपके पास फंडामेंटल या बेस यूनिट्स या फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज आ गई। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? अब दूसरी बात हमको किसकी करनी है? डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? नाम से ही जाहिर है, डेराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज से निकली हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से जो क्वांटिटीज हमें हासिल होती हैं वो डेराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। मिसाल के तौर से वॉल्यूम। अब वॉल्यूम अगर तुम्हें चाहिए तो वॉल्यूम के लिए तुमने लेट्स से क्यूब के वॉल्यूम की बात हो रही है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर है, तो ये देखो ये क्या है? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो गई, तो तुम्हारे पास डेराइव्ड क्वांटिटी आ गई। या इसी तरह से डेंसिटी है, तो डेंसिटी तुम्हारे पास क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम होती है ना? तो मास किलोग्राम में हो गया और वॉल्यूम मीटर क्यूब में। तो ये डेंसिटी भी किलोग्राम, ये आ गया यहाँ बेस क्वांटिटी, मीटर क्यूब इस मीटर से निकला है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज बेटा उन क्वांटिटीज को कहा जाता है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस यूनिट्स की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से हासिल हो जाती हैं।
तीसरी कैटेगरी ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है, ये आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी, और ये कहलाते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसके लिए मैं आपके सामने थोड़ी सी पहले जगह बना देता हूं। अब देखिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स और कन्वेंशन फॉर यूनिट्स है, तो मैं बोर्ड मिटा देता हूं ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह मिल जाए। क्योंकि सप्लीमेंट्री यूनिट्स को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, देखिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऐसे यूनिट्स को कहा जाता है जो ऑब्वियसली बेस यूनिट्स तो नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, बेस यूनिट्स नहीं है, लेकिन ये डेराइव्ड भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो कि बेस यूनिट से नहीं निकले, लेकिन आप इनको बेस यूनिट्स के अंदर, यानी ये बेस यूनिट्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकते, ठीक हो गई ना बात। लेकिन ये डेराइव्ड भी नहीं है, ना ये बेस यूनिट्स है, इनसे खुद कुछ नहीं निकलता, और ना ये खुद किसी से निकले। जबकि फंडामेंटल क्वांटिटीज खुद तो किसी से हासिल नहीं हुई होती थी, लेकिन उनमें से तो क्वांटिटीज आप निकालते थे ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज से आप डेराइव्ड क्वांटिटीज निकाला करते थे। पर सप्लीमेंट्री यूनिट्स ना तो खुद किसी से निकलती हैं, ना उनसे कोई और क्वांटिटीज निकलती हैं। तो सवाल ये पैदा हुआ, हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स यूज क्यों करते हैं? कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट्स के जरिए से रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती, वही फिर सप्लीमेंट्री यूनिट्स के थ्रू क्या होती हैं, रिप्रेजेंट होती हैं। उसकी मैं आपको दो एग्जांपल यहां पर दे रहा हूं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। एक आपके पास है एंगल, ये 2D का एंगल समझ लो आप, और एक आपके पास है सॉलिड एंगल, आप समझ लें ये 3D का एंगल है। पहले तो एंगल की बात कर लेते हैं। एंगल और इसका जो यूनिट होता है ये रेडियन होता है, रेडियन। और ये जो सॉलिड एंगल होता है इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। समझ आ रही बात? ऐसा है स्टेरेडियन। अब इन दोनों में क्या फर्क है वो पहले समझा देता हूं मैं आपको। पहले एंगल की बात कर लेते हैं। एंगल, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्किल नहीं बोलिएगा, सर्कल होता है, ठीक है, बहुत लोग सर्किल बोलते हैं, अजीब सा लगता है। ये हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में ये सेंटर है, सभी को पता है ये चीज। और ये मैंने क्या किया, एक आर्क ड्रॉ कर दी। ये क्या चीज है? आर्क है, ARC आर्क। और ये क्या है? ये सर्कल का रेडियस है, आर्क एंड रेडियस। अब ये जो आर्क की लंबाई है इसको हम S कहते हैं, और जो रेडियस है सभी को पता है ये R कहलाता है। और ऑब्वियसली ये यहां पर एक एंगल बन रहा है थीटा, ऐसा ही है ना। अगर आर्क की लंबाई और रेडियस बराबर हो जाए, क्या बराबर हो जाए? S और R, यानी आर्क लेंथ जो है वो फर्ज करो 2 मीटर है या 2 सेंटीमीटर है, और रेडियस भी 2 सेंटीमीटर है, दोनों बराबर हो जाए, ये वाली लंबाई पूरी और ये वाली लंबाई बराबर हो जाए, तो यहां पर जो एंगल बना होगा ये लाजमन कितना हो जाएगा? 1 रेडियन। अब जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर एंगल्स को रेडियन में नहीं पढ़ा, बल्कि आप नॉर्मली एंगल्स को जो है वो डिग्री में पढ़ते थे। तो डिग्री के हिसाब से भी मैं बता देता हूं, ये तकरीबन 57.3 डिग्री बन जाता है। अच्छा खासा है, तकरीबन 60 डिग्री के करीब समझो ना, 57.3 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल की डेफिनेशन है, सर्कल से आती है ये। जबकि सॉलिड एंगल सर्कल से नहीं आता, सॉलिड एंगल स्फीयर से आता है। अब फर्ज करो तुम्हारे पास एक फुटबॉल है, स्फीयर, ठीक है, क्या है आपके पास? एक स्फीयर, एक फुटबॉल है। तो फुटबॉल के ऊपर आपने कोन बनाई, क्या बनाई? कोन। ये कोन नहीं थी, अब आपने एक कोन बनाई, तो इस टाइप की कोई कोन बन जाएगी, है ना। ये आपने एक कोन बनाई, कहां पर बनाई? इसकी सरफेस पे, इस स्फीयर की सरफेस पे आपने एक कोन बना दिया। खास बात क्या दिमाग में रखनी है? अच्छा ये बताओ ये क्या चीज है? ये रेडियस है स्फीयर का, सही है। और फर्ज कर लेते हैं इसकी वैल्यू है 3 यूनिट। कितना यूनिट है? 3 यूनिट। ऐसी एग्जांपल ले लिए, 3 यूनिट है, आप 4 ले लो। ये हमारे पास एक स्फीयर है, एक फुटबॉल है, एक गेंद है, और उसका रेडियस जो है वो 3 यूनिट है। और हमने उसकी सरफेस के ऊपर एक क्या बनाया है? एक कोन बनाया है, एक एरिया हमने ले लिया है। लेकिन उस एरिया में खास बात है, और वो खास बात पता है क्या है? वो खास बात ये है कि इसका जो एरिया है वो इस रेडियस का स्क्वायर होना चाहिए, 9। अगर ये 4 होगा तो ये 16 हो, यानी आसान अल्फाज में जो एरिया होगा वो कितना होना चाहिए? R² होना चाहिए। अगर ये कंडीशन तुमने मीट कर दी, क्या किया? दोबारा बता रहा हूं, तुमने एक स्फीयर लिया, उसका जो रेडियस R था तुमने
एक कोन बनाई इस तरह के उस कोन का जो एरिया था, बेस का एरिया, कोन का, कोन है ना ये कोन का बेस है। ये क्या होती है इस तरह से, ये कोन होती है और ये कोन का बेस एरिया कहलाता है। ये बेस है, बेस ऑफ कोन। तो बेस ऑफ कोन क्या हो, ये अगर r है लंबाई तो बेस ऑफ कोन r स्क्वायर हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो यहां पर जो एंगल बनेगा ये क्या कहलाएगा, 1 स्टेरेडियन। आप समझ आया, ये एंगल कितना कहलाएगा, 1 स्टेरेडियन एंगल कहलाएगा। क्या शर्त है कि रेडियस स्फेयर का और जो एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन है वो r स्क्वायर हो जाए। रेडियस r हो और जो बेस का एरिया है वो r स्क्वायर आ जाए, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो 1 स्टेरेडियन कहलाता है। ये है सप्लीमेंट्री यूनिट, इनसे और कोई यूनिट नहीं निकल सकते और ये खुद बेस यूनिट से भी नहीं आए, तो एक अलग ही दुनिया में मूव कर रहे हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। लास्ट बात आज के लेक्चर की आपके सामने करनी है, और वो बेटा ये करनी है कि कन्वेंशंस क्या होते हैं। कन्वेंशन यूनिट को लिखने के तरीके को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, यूनिट को लिखने का तरीका। अब यूनिट को लिखने का तरीका क्या होता है ये भी थोड़ा सा समझा देते हैं आपको, ठीक है, फिर लेक्चर हमारा आज का एंड हो जाएगा। यूनिट को लिखने का तरीके में सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो प्रीफिक्स कहलाते हैं। क्या कहलाता है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यूनिट से पहले लिखे जाते हैं और वो यूनिट को या तो मल्टीप्लाई करके 1 से बड़ा कर देते हैं या 1 से छोटा कर देते हैं। मिसाल के तौर से, और छोटी क्लासेस में भी पढ़े आप लोगों ने, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, आटो, ये प्रीफिक्सेस हैं। लेकिन ये कैसे प्रीफिक्सेस हैं, ये सब मल्टीपल्स कहलाते हैं। सब मल्टीपल्स का मतलब ये 1 से छोटा कर देते हैं यूनिट को, क्योंकि डेसी का मतलब बेटा 10 के पावर -1 होता है, यानी 1/10 यानी कि 0.1, तो छोटा ही हुआ ना। सेंटी का मतलब 10 के पावर -2, मिली 10 के पावर -3 को कहते हैं, माइक्रो -6 को कहते हैं, नैनो -9 को कहते हैं, पीको -12, फेम्टो -15 है और आटो -18 है। ये है सब मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स की बात कर लेते हैं। डेका 10 की पावर 1, सही है। हेक्टा 10 की पावर 2, फिर किलो 10 की पावर 3 स्मॉल के, फिर मेगा 10 की पावर 6 कैपिटल एम, फिर गीगा 10 की पावर 9 कैपिटल जी, फिर टेरा 10 की पावर 12 कैपिटल टी। दिख रहा है ना, मार्कर में तब्दील कर लेता हूं, ठीक है। टेरा हो गया, फिर पेटा हो गया 10 की पावर 15 कैपिटल बी। इस तरह चलता रहता है, एक्सा और बहुत सारे आगे और भी आते हैं। तो ये मल्टीपल्स थे, ये सब मल्टीपल्स है, सॉरी, और ये सारे क्या हैं, ये मल्टीपल्स हैं। ये 1 से बड़ा कर देते हैं तुम्हारे यूनिट को, यानी किलोग्राम, मेगाग्राम, गीगाग्राम, इधर आ जाए, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, इस तरह से। तो नैनोग्राम वगैरह बोल रहे होंगे तो 1 से छोटा ग्राम हो गया, 1 ग्राम से छोटे, और अगर किलोग्राम वगैरह बोलेंगे तो 1 ग्राम से क्या हो जाएंगे, बड़े होंगे। तो मल्टीपल का मतलब ऐसे प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्स कहते हैं जो पहले लगे यूनिट से। किलो फिर मीटर, तो प्रीफिक्स हुआ ना, किलो पहले आ रहा है। बात यहां तक क्लियर हो गई। तो एक तो प्रीफिक्सेस का ख्याल रखना है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है वो ये रखनी है कि अगर तुम्हारा यूनिट 1 से छोटा है, क्या है, 1 से छोटा है तुम्हारा यूनिट, यानी मिसाल के तौर से कहीं पर लिखा हुआ है 0.001 सेंटीमीटर, तो मीटर्स नहीं करना, इसको सेंटीमीटर रहने देना, अनलेस कि 2 सेंटीमीटर्स हो जाए, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर्स तो सही है, 1 से बड़ा होगा तो प्लूरल करेंगे, लेकिन 1 से छोटा होगा, चाहे 1 हो या 1 से छोटा हो, तो आपने यूनिट को सिंगुलर रखना है, यानी 0.1 किलोग्राम, किलोग्राम्स में 1 किलोग्राम, 2 होगा तो किलोग्राम्स कर लें। ये आपका क्या कहलाता है, यूनिट का कन्वेंशन कहलाता है। और फिर यूनिट को प्रॉपरली यूज करना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि जो यूनिट एक्सेलरेशन का जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसमें भी एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं, जैसे यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फिजिसिस्ट ज्यादा पसंद करते हैं कि इसको इस तरह से लिखा जाए,
ठीक है ना, डिवाइड के बजाय मल्टीप्लाई में ज्यादा यूनिट्स को लिखना पसंद करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वेंशन ऑफ यूनिट। तो उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे मजीद काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।